यह मनुष्य भाव दूसरे के ऊपर रीझने के लिए या दूसरों को अपने प्रति रिझाने के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य भाव हम स्वयं के ऊपर रीझ जाए, उसी में जम जाए, रम जाए, इसके लिए मिला है। और जो अहर्निश उसका प्रयास करता है, उसकी प्राप्ति में लगा रहता है, वही सच्चा सुखार्थी है। कोई मुनि दशा में हो और मान लो मुनि दशा के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग हुआ तो उस मुनि को क्या करना? मुनि को 4 लोगों को जाकर कहना कि इन्होंने मुझे पीटा है, या मुनि को आत्मकल्याण में और तेज गति से लगना? अपने उदय को देखकर क्या करना चाहिए? जैन धर्म जैसा हमको लगता वैसा है नहीं। जैसा जैन धर्म है वैसा समझेंगे तो मिथ्यात्व से दूर होंगे। जैन धर्म जैसा हमको लगता है वो है नहीं ना वैसे। हम सहते रहेंगे, क्या सहते रहेंगे? अरे मैं हूं कब, ये शरीर में हूं कब, ऐसा देखने वाला ही भूमिका में आगे बढ़ता है। ऐसा निर्णय 4थे गुणस्थान में जीव कर लेता है। जैसे अभी घर के सामने एक महिला उसके गाड़ी का दरवाजा बंद कर रही थी, कार में बैठ रही थी और वो गाड़ी का दरवाजा बंद कर रही थी। अब गाड़ी का दरवाजा बंद कर रही तो जिससे दरवाजा खोला जाता है उस कड़ी को ही वो पकड़ खींच कर दरवाजा बंद कर रही थी। मेरा आप सबसे प्रश्न है, मतलब ये बहुत साधारण उदाहरण अपने सामने है, लेकिन बहुत बड़ा तत्वज्ञान इसमें लेकर है। प्रश्न ये है कि वो दरवाजा बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिससे दरवाजा बंद होता है उस कड़ी को हाथ नहीं लगाया है। जिससे दरवाजा खुलता है उस कड़ी को खींचकर आप कितना भी दरवाजा लगाना चाहो, दरवाजा नहीं लगेगा। वैसे ही विपरीत तत्वज्ञान के बल पर तुम आत्मानुभव करने की चेष्टा करो, कल्पना करो, वितरागी होने की कल्पना करो। वो वितरागता नहीं है, वो वितरागाभास है, आभास है, आभास। जिसको सच्ची रुचि है, सच्ची हुनर है कुछ करने की, कुछ पाने की, वो विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, अपने ऊपर स्तुति का वर्षा हो या अपने ऊपर लाठियों की बौछार हो, उन सब में अपने को विरक्त देखता है। यह मैं हूं ही नहीं। और जिसे इतनी सहजता है, जो ऐसा उलझता नहीं है, वही सच्चा जीवन या जैनी बन सकता है। समझ में आ रहा है क्या? वही आगे चलकर जिन कहलाएगा। आज तक जितने भी जिन हुए हैं इसी प्रकार से हुए, अन्य प्रकार से नहीं है। इसलिए गलत प्रकार से हम धर्म की कल्पना करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा मिथ्यात्व छिपा है, और मिथ्यात्व गए बिना तुम्हारा मोक्ष मार्ग ही नहीं चालू हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप सबसे एक प्रश्न है, लोक भावना में लोक किसको कहा है? मैं स्पेशली मेरा रुख डॉक्टर भारिल की 12 भावना की तरफ है। वो चिल्लोक ही लोक है ऐसा कह रहे हैं। हाँ? चिल्लोक मतलब आत्मा, चैतन्य लोक ही सच्चा लोक है। तो चैतन्य लोक में क्या दिखाई दे रहा है साहब? लोक मतलब यहाँ पर पूरा जो 343 घनराजु प्रमाण जो लोक है वो है, या उसके बाहर का भी दिखाई दे रहा है?
उसके बाहर का भी दिखाई दे रहा है। अर्थात वहां पर लोक भावना में लोक किसको कहा, जो जो दिखाई दे रहा है उसको सब लोक कह रहे हैं। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं लोकाकाश किसको कहते हैं? आकाश का वह क्षेत्र, यस, आकाश का वह क्षेत्र जिस पर अन्य पांच द्रव्य पाए जाते हैं, देखने में आते हैं, लुक धातु से, अर्थात पांच द्रव्य दिखाई देते हैं केवल ज्ञान की दृष्टि से या हमारे अनुमान ज्ञान की दृष्टि से। तो ये दिखाई देते हैं, उसको लोक कह रहे हैं, अर्थात लोकाकाश कह रहे हैं, नॉट लोकाकाश। तो एक बात और, लोक भावना में जिसको लोक कहा है और यहां पर लोकाकाश जिसको कहा है, दोनों में फर्क है। लोक भावना में जिसको लोक कहा है वह लोकाकाश प्लस अलोकाकाश, इन सबको मिलकर, मतलब लोकाकाश पर जो जो दिखाई दे रहा है वो लोक प्लस आकाश द्रव्य और अलोकाकाश, ये सब मिलकर लोक है, लोक भावना वाला। लेकिन लोकाकाश जो है उसमें आकाश द्रव्य के वे प्रदेश जहां पर अन्य पांच द्रव्य पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात एक रखनी थी। और एक बात, प्रश्न ये है, अपन कल निश्चय काल व्यवहार काल की चर्चा कर रहे थे, कितने दिनों को याद है? अर्थात अपन ने यहां तक चर्चा की थी काल द्रव्य के परिणमन में निमित्त कौन, ये अपनी चर्चा आई थी। तो हमने ये कहा काल द्रव्य स्वयं उपादान है, उसको निमित्त की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट परिणमन में जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमने एक चर्चा की थी कि ये जो परिणमन हेतुत्व, ये जो बात रखी है वो हमारे जीव और पुद्गल के या अन्य पांच द्रव्यों के निमित्त से वो उसकी विशेष गुण को अधोरेखित किया, अर्थात हमारा उस काल संबंधी निर्णय करने के लिए है। काल द्रव्य कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो अपने लिए निमित्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या उसको परिणमन उसका वर्तना ये स्वभाव है, ये नहीं कहा जाए तो भी उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो तो परिणमने वाला है। ठीक है, अब मेरा एक प्रश्न है, निश्चय काल क्या है और व्यवहार काल क्या है? चर्चा हुई है, लेकिन अब फिर से मैं आपसे जानना चाहता हूं। निश्चय काल और व्यवहार काल क्या है? बोलिए बोलिए। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा अगला प्रश्न, निश्चय की परिभाषा और व्यवहार की परिभाषा आप बता सकते हैं? आपने सही कहा है, निश्चय की परिभाषा और व्यवहार की परिभाषा, मतलब ये अभी जो आपने निश्चय जिसको कहा और व्यवहार जिसको कहा, उसमें निश्चय की परिभाषा आप क्या लगाएंगे? एक जनरलाइज निश्चय की परिभाषा और व्यवहार की परिभाषा। सरल है, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि दो भिन्न द्रव्यों का अभेद, उसको भी व्यवहार कहते हैं, कहो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी एक व्यवहार ले लीजिए, लेकिन निश्चय तो अभेद सो निश्चय। अब मेरा अगला प्रश्न, अपन ने जिस प्रकार काल द्रव्य को निश्चय काल और व्यवहार काल घटित किया, क्या ऐसा अपन अन्य पांच द्रव्यों में लगा सकते हैं क्या? निश्चय जीव, व्यवहार जीव, निश्चय पुद्गल, व्यवहार पुद्गल, निश्चय धर्म द्रव्य, व्यवहार धर्म द्रव्य, निश्चय काल, निश्चय आकाश अधर्म द्रव्य, व्यवहार अधर्म द्रव्य, और निश्चय आकाश द्रव्य, व्यवहार आकाश द्रव्य, ऐसा कर सकते हैं क्या?
तो फिर काल द्रव्य में कैसे लगाया? अगर काल द्रव्य में हाँ बराबर, तो आप करो ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में विभाजन। आकाश द्रव्य में विभाजन नहीं किया क्या आपने? हाँ, तो फिर व्यवहार आकाश द्रव्य नहीं कहा से जा सकता क्या? कहा ही जा रहा है ना। देखो मैं इसलिए तो पूछ रहा था व्यवहार की परिभाषा क्या, भेद सो व्यवहार। मैं परिभाषा इसी के लिए बता रहा कि आपको आंसर अगला आ जाए, मेरा अगला प्रश्न जो आने वाला है। और अभेद सो निश्चय। अब देखो जैसे निश्चय जीव, निश्चय जीव किसको कहेंगे? निश्चय जीव किसको कहेंगे? हाँ ठीक है, ज्ञानानंद स्वभावी अनादि निधन असंख्यात प्रदेशी। मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, मतलब गुण भी ले लिया, प्रदेश भी ले लिया, काल भी ले लिया। ऐसी जो अखंड वस्तु है उसको अपन जीव कहेंगे। ये निश्चय जीव हुआ क्या? हो गया। अब अगला प्रश्न, व्यवहार जीव किसको कहेंगे? जो शरीर सहित है। हाँ, जो शरीर सहित है उसको जीव कहना, ये व्यवहार जीव है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये किसने जवाब दिया? बहन जी आपने दिया क्या? अच्छा, आपका आवाज बदल गया था, मुझे लगा बच्ची बैठी है क्या साथ में? नहीं, मोबाइल चेंज हो गया है। मैं वाशिंग आई हूँ ना, मोबाइल चेंज। अच्छा, वाशिंग में आवाज अलग आता है। नहीं, मोबाइल चेंज हो गया है। ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो निश्चय जीव व्यवहार जीव, और एक निश्चय जीव व्यवहार जीव और एक बता सकते हैं क्या? ये तो बराबर कहा आपने कि शरीर वाला जीव, बिल्कुल सही, व्यवहार जीव। और कुछ बोल सकते हैं व्यवहार जीव? नाम दिया है शरीर को। हाँ, तो मनुष्य, तिर्यंच, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये सब वो शरीर वाला जीव में अपन उसमें गर्भित सकते, बिल्कुल वो भी है ही, लेकिन राग द्वेष वाला जीव। ठीक है, गुड। संसारी और मुक्त, ठीक है, ये भी बैठेगा, लेकिन वो उसी में आ रहा है। किसमें? हाँ हितेश जी, आप क्या कह रहे हैं? भव्य जीव और अभव्य जीव। ना 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 ना, भव्य जीव निश्चय और अभव्य जीव ये ऐसा नहीं। देखो आपको बताओ, भव्य जीव को भी अपन निश्चय व्यवहार कर सकते हैं और अभव्य जीव को अपन निश्चय में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो वो नहीं है। देखो व्यवहार की बात मैं बताऊं आपको, ज्ञान आनंद जिसमें पाया जाता है, मतलब जिसमें जानना देखना पाया जाता है, जिसमें में डाल दिया ना, भेद किया ना, भेद सो व्यवहार। तो ये गुण की अपेक्षा, मैंने गुण भेद की अपेक्षा से व्यवहार किया। आप जितनी चर्चा कर रहे थे वो शरीर और जीव इनके अभेद की अपेक्षा चर्चा कर रहे थे। दोनों व्यवहार है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये भी एक अपेक्षा है। गुण भेद सो व्यवहार और दो द्रव्यों का अभेद सो व्यवहार, ये दोनों को अपन व्यवहार में लेंगे। ये निश्चय जीव और व्यवहार जीव हो गया। अब मेरा अगला, पुद्गल में घटित करो, बहुत सरल है, फटाफट बोल सकते हैं आप। निश्चय पुद्गल और व्यवहार पुद्गल क्या हो सकता है? परमाणु निश्चय में जाएगा और जो संकर वो शब्द उसमें जाएगा व्यवहार में। ठीक है, गुड। अर्थात स्कंद को आप
इतके दिले आहे. हाँ ठीक पुस्तकाचं कोणी व्यवहार ठीक है गुड। चलो ये भी निश्चय और व्यवहार हो गया। आकाश द्रव्य का मैंने बता दिया। वैसे कोई बताएगा फिर से निश्चय आकाश और व्यवहार आकाश। आकाश का घट्ट द्रव्य लोकप्रमाण सभी को आव्हान देला. लोक प्रमाण असंख्यक प्रदेशी है। वेट ये गलत बोला। ये क्या बोल रहे हैं आप? अनंत प्रदेशी है। हाँ, अवगाहन हेतुत्व से युक्त अनंत प्रदेशी ऐसा जो द्रव्य वो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। ठीक है, अवगाहन हेतुत्व से युक्त अनंत प्रदेशी जो वस्तु है उसको आकाश द्रव्य कह रहे हैं, वो निश्चय आकाश। और व्यवहार आकाश जहाँ पर अन्य 5 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश और अलोकाकाश, ये व्यवहार आकाश की है। या प्रदेश, राजू या फिर धनुष्य, योजन, ये जितनी भी चर्चा चल रही है ये सब किस में जाएंगे? व्यवहार आकाश द्रव्य में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश का नाप लिया जा रहा है। प्रदेश किसका अविभाज्य भाग है? आकाश द्रव्य का है। तो इस न्याय से अपन ने वो भी घटित करके देखा। ठीक है, व्यवहार आकाश द्रव्य। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सरल है। धर्म द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व से युक्त जो वस्तु है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, गति हेतुत्व से जो वस्तु है उसको निश्चय धर्म द्रव्य कहते हैं, और स्थिति हेतुत्व से युक्त जो वस्तु है उसको निश्चय अधर्म द्रव्य कहते हैं। अब व्यवहार में क्या लगाना? जिसमें, अब देखो यह युक्त है, अभेद कथन किया यहां पर, जिसमें गति हेतुत्व आदि अनंत गुण पाए जाते हैं वह द्रव्य, वो व्यवहार धर्म द्रव्य है। और ऐसे ही जिसमें स्थिति हेतुत्व आदि अनंत गुण पाए जाते हैं वह व्यवहार अधर्म द्रव्य है। इतनी चर्चा क्यों हो गई अपनी? चर्चा इसलिए हो गई कि हम निश्चय काल और व्यवहार काल अपनी चर्चा हो रही है, तो फिर जब एक द्रव्य की कर रहे हैं निश्चय और व्यवहार, फिर बाकी सबकी करो ना। हालांकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जीव के लिए तो जरूरत थी, तो वो अपन ने कर ली। ओके, हम बाकी का प्रयोजन इतना सच्चा नहीं है, लेकिन काल द्रव्य का या आकाश द्रव्य का थोड़ा प्रयोजन सच जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ना है। कल हमने और एक चर्चा की थी, 2-3 बिंदु के ऊपर चर्चा की। अपन ने सर्वार्थ सिद्धि को पढ़ा और उसके माध्यम से अपन ने ये समझने की कोशिश की कि काल द्रव्य है, हमको दिखाई देता हो अथवा नहीं दिखाई देता हो, काल द्रव्य है। और अनुमान से अगर हम घड़ी घंटा अपन स्वीकार कर रहे हैं तो इस घड़ी घंटा के लिए निमित्त रूप जो कोई होगा वो काल द्रव्य ही होना चाहिए। ठीक है, भले ही द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा है, जैसे सूरज स्वयं घूम रहा है, वे पुद्गल स्वयं घूम रहे हैं। देखो श्वेतांबर मत ने जो तर्क दिया है ना, वो ऊपरी रूप से गलत नहीं लगता है। थोड़ा सा विचार करो स्थूल रूप से तो बराबर है ना। ये सूरज क्या है? पुद्गलों का पिंड है जो दिखाई दे रहा पुद्गल, तो जो घूम रहा है और उसके निमित्त से यहाँ दिन और रात हो रहा है, उसकी अपेक्षा से हम क्या कर रहे हैं? दिन और रात हो रहा है, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर परिणमन दिखाई दे रहा है। तो अपन टाइम नक्की कर रहे हैं। अभी देखो टाइम कहकर अपन फिर से काल की तरफ अपना संकेत जा रहा है, बट ऐसा होते हुए भी उनका तर्क थोड़ा बहुत ठीक दिखता है, लेकिन वो युक्ति संगत नहीं है। तर्क ठीक दिख रहा है लेकिन युक्ति संगत नहीं है। मतलब क्या कि स्थूल रूप से ठीक दिखता है, लेकिन
वस्तु स्वरूप के समीप जाकर विचार करो तो नहीं है। और इसलिए आइंस्टाइन ने एक स्टेटमेंट किया था, अपनी काफी बार चर्चा हुई है इसके बारे में, कि इवेंट्स डू नॉट ऑकर। क्या कहा? इवेंट्स डू नॉट ऑकर, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन। जब इतना बड़ा साइंटिस्ट ये बात कह रहा है, दे कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन, मतलब समय आने पर बराबर दिखाई देती है। ओके, इसका मतलब क्या है? इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। वे ऑलरेडी है लेकिन अपने समय में दिखाई देते हैं। ठीक है, घटनाएं है वो अपने स्वकाल में सत्य है, ऐसा उसका अर्थ है। ठीक है, तो ये काल द्रव्य की भी सिद्धि हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़ेंगे और कुछ विषय आगे मिलता है तो अपन देखेंगे। गाथा 139। वदिवदतो तम देशम तत्सम समो तदो परो पूवो, जो अत्थो सो कालो समो उपपन्न पर धंसी। परमाणु गगन प्रदेश लंघन करे जितने काल में, उत्पन्न ध्वंसी समय परापर रहे वही काल है। क्या कह रहे हैं? जब परमाणु एक आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करता है, तब उसमें जो काल लगता है वह समय है, और उस समय से पूर्व एवं बाद में रहने वाला जो नित्य पदार्थ है वह काल द्रव्य है। देखो यहाँ पर भी क्या कहा? वह समय है और उस समय से पूर्व एवं बाद में रहने वाला जो नित्य पदार्थ है वह काल द्रव्य है। कहाँ से लाई बात? समो तदो परो पूवो, वो समय जो है वो परो मतलब बाद में, पूवो मतलब पहले। तो कह रहे हैं व्यतिरिक्त, मतलब क्या? उल्लंघन आ रहा है ना, उल्लंघन जो कर रहा है। कौन? देशम तत्सम, मतलब जो परमाणु एक देश का उल्लंघन कर रहा है। एक देश मतलब क्या? एक प्रदेश का उल्लंघन कर रहा है, एक प्रदेश से हटकर अगले प्रदेश पर जा रहा है। उसमें जो एक समय लगा, जो काल लगा, उसको समय कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? उस समय के पहले और बाद में जो था वो काल द्रव्य था, ये निश्चय काल द्रव्य। समझ में आया? बहुत सरल भाषा है, कोई मुश्किल नहीं है। अपन टीका पढ़ते हैं। देखो, काल द्रव्य नित्य है और उसकी पर्याय समय उत्पन्न ध्वंसी है। जो गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्वप्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, उस प्रदेश को जब पुद्गल परमाणु मंद से मंद गति से उल्लंघन करता है, तब उस प्रदेश मात्र उल्लंघन के माप के बराबर जो काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, वह उस काल द्रव्य की पर्याय है। बाप रे बाप रे बाप। जितना सरल था उतना कठिन। देखो, कठिन नहीं, उपयोग की एकाग्रता मांग रहा है। क्या कह रहे हैं? इसको ब्रेक करना है, ब्रेक। प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा क्या है? प्रदेश मात्र कौन कौन रहता है? एक प्रदेश मात्र कौन कौन रहता है?
परमाणु रहता है, बहुत अच्छा। और कौन रहता है? आकाश का एक प्रदेश, आकाश का अविभाज्य अंश 2। और कौन रहता है? कालाणु। कालाणु, ये तीनों क्या, या काल द्रव्य कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कालाणु क्यों कहा है वैसे, कौन बताएगा? अणु ये शब्द क्यों आया? अप्रदेशीय। हाँ, अणु, अणु मतलब देखो, अणु मतलब क्या होता है? अणु मतलब परमाणु, समझ में आ रहा है क्या? अणु मतलब सबसे छोटा पार्ट को अणु कह रहे हैं। तो यहाँ पर परमाणु, उसी प्रकार कालाणु, तो सबसे छोटा अंश, काल का सबसे छोटा अंश को यहाँ पर कालाणु कह रहे हैं। वैसे और एक बात याद रखना, प्रदेशों का विस्तार होता है और काल का ऊर्ध्वता की अपेक्षा, अर्थात वहां पर ऊर्ध्व विस्तार होता है और यहाँ पर तिर्यक विस्तार होता है। समझ में आया? दोनों जगह पर विस्तार है, लेकिन प्रदेशों का तिर्यक विस्तार होता है और काल का ऊर्ध्व विस्तार होता है। ठीक है? हाँ जी, देखो अभी यहाँ पर और प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा, मतलब काल द्रव्य एक प्रदेशी है। आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, आकाश का कोई तो प्रदेश व्याप्त कर रहा है क्या काल द्रव्य? बिल्कुल कर रहा है, व्याप्त हो। उस प्रदेश को, अब उस प्रदेश को कौन कर रहा है? अभी क्या हो रहा है उस प्रदेश पर? क्या हो रहा है? जब पुद्गल परमाणु मंद से मंद गति से उल्लंघन करता है, मतलब क्या, ये एक प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर एक कालाणु है, इसी प्रदेश पर, मतलब देखो आकाश का एक प्रदेश, उसी जगह पर एक परमाणु, उसी जगह पर एक कालाणु। अब क्या कह रहे हैं, इस कालाणु के साथ में जो परमाणु था, वो परमाणु इस कालाणु से हटकर अब अगले प्रदेश पर आया। ओके, तो अब क्या कह रहे, देखो, मंद से मंद गति से उल्लंघन करता हुआ, कंडीशन दिया है कि वो कालाणु कैसे आएगा, मंद से मंद गति से उल्लंघन करता आएगा। तब क्या होगा, तब उस प्रदेश मात्र उल्लंघन के माप के बराबर जो काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति रूप क्या होता है, प्रदेश का उल्लंघन के माप बराबर, मतलब उस प्रदेश का उल्लंघन करने का माप, समय की अपेक्षा, मतलब टाइम की अपेक्षा वो माप मांग रहे हैं। इस प्रदेश से इस प्रदेश पर जाने के लिए जो काल लगा है, उस काल पदार्थ का सूक्ष्मति सूक्ष्म जो वृत्ति है, सूक्ष्म वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या, वृत्ति मतलब क्या, हाँ, वृत्ति मतलब परिणमन, यस, पर्याय, वो वर्तन, वर्तन मतलब वृत्ति, ठीक है। वैसे वृत्ति वर्तुल ये शब्द सुना है क्या? वर्तुल मतलब क्या, गोल गोल घूमना, यस। तो उसी प्रकार वृत्ति मतलब वहां घूमने की अपेक्षा है, अर्थात आगे बढ़ने की अपेक्षा लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये वृत्ति। हाँ, तो सूक्ष्म वृत्ति क्या है, सूक्ष्म वृत्ति को समय कह रहे हैं। किसकी सूक्ष्म वृत्ति? काल की सूक्ष्म वृत्ति को समय कह रहे हैं, और वह उस काल द्रव्य की पर्याय है। यहां पर काल द्रव्य को डिफाइन किया गया है, ठीक है। 138वीं गाथा में वहां पर लग तो रहा है काल द्रव्य को डिफाइन किया, लेकिन वहां पर प्रदेशों को डिफाइन किया गया है, यहां पर काल द्रव्य को डिफाइन किया गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस पर्याय के पहले और बाद की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट है, ऐसा पदार्थ द्रव्य है। वैसे मैंने कल भी पूछा था, आज फिर से एक बार पूछ लूं, काल द्रव्य को द्रव्य क्यों कहा गया? किसी भी चीज को द्रव्य कब कहते हैं? सरल एक जनरल स्टेटमेंट, किसी भी चीज को द्रव्य कब कहते हैं? 2 पॉइंट पाइए। बहुत अच्छा, आगे है आंसर। एक है कि गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, अर्थात जिसमें अनंत गुण रहते हैं और जिनकी प्रत्येक समय में कोई ना कोई अवस्था और ऐसी पर्याय का जो समूह है वो द्रव्य है, एक। और दूसरा क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात जो उत्पाद व्यय करता हुआ ध्रुव रूप से कायम रहता है उसको द्रव्य कहते हैं। और वहां पर उत्पाद भी सत, व्यय भी सत और ध्रुवपना भी सत, और यही सतपना ही द्रव्य का लक्षण कहा गया। अर्थात जो जो सत होता है, सत होता है मतलब सत्ता रूप होता है, सत्ता मात्र होता है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो काल द्रव्य की भी सत्ता है, इसलिए काल द्रव्य काल द्रव्य है। या काल में वर्तना आदि अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत गुण है, इसलिए काल द्रव्य, काल यह द्रव्य है। आश्चर्य की बात देखो ना, काल में वर्तना हेतुत्व भी है और द्रव्यत्व गुण भी है कि नहीं? काल में द्रव्यत्व गुण है क्या? या आत्मा में ही है? सामान्य बिल्कुल सही है, तो सभी में है। अभी द्रव्यत्व गुण होने पर भी वर्तना हेतुत्व वहां पर घटित किया है। अभी दोनों का काम में डिफरेंस क्या है आप बताइए? एक वर्तना हेतुत्व और एक द्रव्यत्व, दोनों का डिफरेंस क्या? सामान्य गुण है द्रव्य को, वो हर एक द्रव्य की पाया है, और वर्तना हेतु को काल द्रव्य की पाया। हाँ ठीक है, बराबर है आपका, लेकिन दोनों के कार्य में फर्क क्या है? क्या कहा? हाँ, और वर्तना स्वयं का परिणाम ओके। दूसरों को भी परिणाम में नहीं। ठीक है, चलो आपने काफी ठीक कहा। द्रव्यत्व गुण जो है ना, मूल रूप द्रव्यत्व गुण क्या कर रहा है? द्रव्यत्व गुण अनंत गुण, मतलब काल द्रव्य के आश्रित जो अनंत गुण है उनके उत्पन्न व्यय, अर्थात उत्पाद व्यय की जो परिणाम हो रहा है वो तो उसका कार्य हो ही रहा है। और वर्तना हेतुत्व अर्थात वहां समय भेदपना, थोड़ा सा पकड़ना। वर्तना हेतुत्व मतलब क्या? समय भेदपना है, अर्थात ये अभी की अवस्था, ये अभी की अवस्था, ये अभी की अवस्था, ऐसा ये वर्तना हेतुत्व में दिखाई देता है। द्रव्यत्व में क्या दिखाई दे रहा है? बस उत्पाद व्यय इतना ही दिखाई दे रहा है, ये द्रव्यत्व में दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तना हेतुत्व में वहां पर वो कड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें हम ये नक्की कर रहे हैं कि ये वही है, ये बदल गया है। ये जितना भी चेंज या नो चेंज हम नक्की कर रहे हैं, ये काय के बल पर कर रहे हैं? वो वर्तना हेतुत्व की श्रृंखला में देखकर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा है, आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। है ना, वही तो कह रहा हूं मैं। वैसे देखा जाए तो अपने को दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन द्रव्यत्व गुण क्या कर रहा है? पूर्व की पर्याय हर एक जितने अनंत गुण है, प्रत्येक गुण का क्या कहा? अभी इस गाथा में कहा ना, क्या कहा कि वृत्ति
वृत्ति उसको समय कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक नक्की हो रहा है, वर्तना हेतुत्व से काल का मापन किया जा रहा है, ठीक है। और द्रव्यत्व हेतु से वहां पर परिणमन हेतुत्व अर्थात पूर्व का अभाव और नवीन का उत्पाद, ये नक्की किया जा रहा है। तो दोनों में एक डिसाइसिव अगर डिफरेंस देखना है, लग तो रहे कि दोनों सेम है, लेकिन डिसाइसिव डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वो काल का माप है कि अपन अंतर देख पा रहे हैं, चेंज मतलब कितना काल हो गया। अभी जैसे मनुष्य पर्याय है, तो ये मनुष्य पर्याय जो हमको दिखाई दी, उसका काल की अवधि दिखाई दी है, ये अपने को इस समय के माध्यम से नापी जाएगी, या हमारा जितना भी व्यवहार चल रहा है वो वर्तना हेतुत्व के बल पर निश्चित होगा, द्रव्यत्व के बल पर नहीं निश्चित किया जा सकता। हालांकि दोनों में उत्पाद वे दिखाई दे रहा है और वो लॉजिकली दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों का डिफाइनिंग डिफरेंस इतना ही है कि ये द्रव्यत्व गुण मात्र वहां पर काल द्रव्य के लिए ही अपना अपना कार्यकारी है, लेकिन ये वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य का तो कार्य हो ही रहा है, लेकिन निमित्त रूप से वो अन्यों के लिए भी कार्यकारी है, अन्य पांच द्रव्यों के लिए। इतना अंतर किया जा सकता है, ठीक है। देखो क्या है, ये प्रश्न भी जो है ना, ऑनेस्टली कहता हूं आपको कि मैं अभी यहाँ पर बैठा हूं ना, मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% प्रश्न यहीं पे खड़े होते थे। ऐसा नहीं कि मैं पहले सोच कर रख देता हूं, लेकिन आ जाती, सहज योग्यता है। तो ठीक है, मुझे कोई अलग बात नहीं करनी है, मुझे तो इतना ही कहना है कि ये प्रश्न जो अपने ज्ञान में खड़ा हुआ है, आपके साथ में शेयर करना, और उसमें क्या आपके इनपुट से वो भी देखना है। आप प्रति प्रश्न करते हैं तो बहुत अच्छा, उसमें और बात खुलती है, क्योंकि मैं भी अपने तर्क दूंगा, आप भी अपने तर्क दिया करो, तो इसमें लाभ तो सबका मिलेगा, होगा, है ना। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। ये समाज, समाज का अर्थ क्या है वैसे कौन बताएगा? आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन पूछ रहा हूं, समाज का अर्थ क्या करना? समूह। एक ही है, और कुछ ये तो सबको ज्ञात, ऐसा समूह मतलब ये किसका समूह है वैसे? किसका समूह? मनुष्यों का, साधर्मी जनों का। अच्छा, फिर से, मनुष्यों का समूह। हाँ, जिनकी समान सोच है वो, समान सोच है वो, ठीक है। अपन ने चर्चा की, आप अपने प्रवचनों में अनंत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलिए, ठीक है, ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो समूह का अर्थ देखो, चक्र जो होता है, चक्र का अर्थ होता है समूह, धर्म चक्र ऐसा कहा जा रहा है। तो आपने को क्या लगता है धर्म चक्र मतलब क्या? धर्म चक्र मतलब क्या लगता है आपने को? कोई तो ऐसा चक्र चलता होगा आगे, है ना, ऐसा लग रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म चक्र मतलब साधर्मी जनों का समूह वहां पर आगे आगे चल रहा है और हमने उसको एक रूपक दे दिया, चक्र होना चाहिए ऐसा कुछ, तो वो घूम रहा है आगे, और जैसा जैसा चक्र आगे जाता है वैसे वैसे लोग जुड़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है, चक्र मतलब समूह होता है। यहाँ पर जाते मिले समाज सब, तो समाज के अर्थ बहुत है। समाज मतलब साधर्मी जन, ठीक है, साधर्मी, लाइक माइंडेड, जो मोक्षार्थी है, मुमुक्षु है, जो सुखी होना चाहते हैं, सुखार्थी है, ऐसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाए, ठीक है। इसको एक जाते मिले समाज सब। दूसरा क्या है? सिद्धों की अवस्था, सिद्धों का समूह मुझे मिल जाए, सिद्धों का समूह, वो भी एक समूह है। और क्या है समूह? अरे अपने अनंत गुणों का वैभव, वो समूह मुझे मिल जाए,
ये तीसरा पॉइंट। फिर बाकी आप विस्तार कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। कहने की बात यह है कि एक शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं और सभी अर्थ वहां पर बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ, हालांकि सबसे कॉमनली यूज अर्थ जो है वो सिद्धों का समूह या अपने अनंत गुणों का समूह, ये ज्यादा यूज होते हैं। बट साधर्मी जनों का समूह ये भी समूह है। आपको बताऊं, मैंने प्रारंभ में जब मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा था तो मैंने यही अर्थ किया था। कौन सा? साधर्मी जनों का समूह। ठीक है, बट फिर बाद में पता चला कि वो गुणों का समूह है, सिद्धों का समूह है, ये भी समूह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, उस पर्याय के पहले और बाद की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्य तो प्रकट होता है, ऐसा पदार्थ द्रव्य है। देखो, एक द्रव्य की परिभाषा दे रहे हैं। जिस पर्याय के पहले और बाद की वृत्ति से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट होता है, जिसका प्रकट है, ऐसे पदार्थ को द्रव्य कहते। एक जनरल द्रव्य की परिभाषा यहाँ पर दी है। ठीक है, क्या क्या दिया है? पहला और बादपना, मतलब क्या? पूर्वपना और पश्चातपना दिया है। मतलब क्या? उत्पादपना और व्ययपना दिया है, और साथ साथ नित्यता भी दी है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये बात यहाँ पर बैठ रही है। आगे उसको क्या कह रहे हैं? द्रव्य कह रहे हैं। इस प्रकार काल द्रव्य अनुत्पन्न अविनष्ट है और पर्याय रूप से समय उत्पन्न ध्वंसी है। काल द्रव्य अनुत्पन्न अविनष्ट है और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी है। मेरा आप सबसे प्रश्न है, यहाँ पर आपको विरोधाभास भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनुत्पन्न अविनष्ट है मतलब क्या? है? ठीक से पढ़िए। अनुत्पन्न है और अविनष्ट है। हाँ, बराबर बराबर बराबर। तो ये अस्तित्व है। ठीक है, अस्थि अपन नहीं, अस्थि नहीं लेंगे, नित्य लीजिए। नित्य ज्यादा युक्त है। अनुत्पन्न अविनष्ट, ये क्या हो गया? नित्य। और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी, मतलब क्या? ये अनित्यपना दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए, नित्यपना भी द्रव्य में अस्थि रूप से है और अनित्यपना भी द्रव्य में अस्थिपने से है। नित्यपना जब है उस समय में अनित्यपना है कि नहीं? वो भी है, दोनों है, एक ही समय में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार काल द्रव्य अनुत्पन्न अविनष्ट है और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी। वह समय निरंश है। निरंश क्योंकि यदि ऐसा न हो तो आकाश द्रव्य के प्रदेश को का निरंशत्व न बने। काल द्रव्य निरंश है, समय यह निरंश है। समय निरंश है इसलिए क्या है? आकाश द्रव्य का प्रदेशत्व भी निरंश है। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहे हैं। यदि कालाणु को अपन
समय को अपन निरंश नहीं मानेंगे, अर्थात काल का अविभाज्य अंश नहीं मानेंगे, तो क्या तकलीफ आएगी? कह रहे हैं फिर प्रदेश को भी निरंश नहीं मान सकेंगे। ये कह रहे हैं वो, आप पकड़ रहे हैं क्या? प्रदेश को निरंश मतलब क्या? अविभाज्य अंश, उसके इससे छोटा हो ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं। ठीक है, आकाश का अविभाज्य अंश तो प्रदेश, काल का अविभाज्य अंश तो समय है। तो काल के अविभाज्य अंश को नहीं मानते हैं तो आकाश के अविभाज्य अंश को भी नहीं मानने का अवसर आ जाएगा। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि फिर वो जो समय है, वो काल जो लगा है एक परमाणु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने के लिए, वो फिर समय में 2 समय कहना पड़ेगा, 3 समय कहा जाएगा। तो 2 समय कहा तो फिर काल का अविभाज्य अंश तो नहीं हुआ ना वो, क्यों? 2 का एक विभाग हो रहा है ना, तो एक जब तक नहीं आता, इकाई नहीं आती है, तब तक वो अविभाज्य अंश नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वैसे एक प्रश्न पूछूं आप सबसे। हाँ, देखो चर्चा हुई अपनी, अभी फिर से एक बार उठा लेता हूं। परमाणु एक समय में कितना ज्यादा दूर जा सकता है? तो कह रहे 14 राजू जा सकता है, एक समय में गया है। इस न्याय से जब वो मध्य लोक कहां से निकला है? नीचे से निकला है, कलकला है ना, और नीचे जो सातवीं पृथ्वी के नीचे जो कलकला है वहां से निकला है। वहां से निकलकर कहा जाना है? वह सिद्ध क्षेत्र में जा रहा है। ठीक है, अपना ईशत प्रागभार पृथ्वी के उधर जाना है, तो 14 राजू जाना है इसको। अब क्या हो रहा है? अरे इतना जाने के लिए जब वो मध्य लोक में आया तो कितना काल लगा था? यदि आप एक समय कहोगे तो फिर 14 राजू एक समय में तो गया है, तो फिर यहां पर 7 राजू पार करने में कितना समय लगा? यह प्रश्न हो सकता है कि नहीं? तो एक समय का विभाग हुआ कि नहीं हुआ? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं क्या सब लोग? कह रहे 14 राजू जाने के लिए एक समय है, तो 7 राजू जाने के लिए कितना? सीधा मैथ्स है, आधा समय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक समय करेंगे, आधा नहीं करेंगे। नहीं, ये तो आपने पढ़ा है इसलिए कि काल का अविभाज्य अंश समय। ठीक है, अभी परमाणु जोर से गया और धीरे से गया, इसको क्या लेना है? एक समय में पहुंच जाए बस। जैसे मैं 1 मिनट में यहां से आधा किलोमीटर जाता हूं एग्जाम्पल, और कोई विमान है वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर जाए, तो अब तकलीफ मेरे जाने की है, वो 1 मिनट की क्या तकलीफ है? समझ में आ रहा है क्या? 1 मिनट में के ऊपर क्यों दोष दिया जा रहा है? वैसे ही यहां पर भी लगाया जा रहा है, एक परमाणु एक प्रदेश पर जाए या एक परमाणु 14 राजू जाए, इससे तकलीफ क्या है? एक समय में जाने दो ना, वो तो परमाणु की अपनी उत्कृष्ट शक्ति है कि वो कितने पास और कितना गमन कर सकता है। काल का क्या प्रॉब्लम है इसमें? काल का कोई दोष नहीं है। बट यहां पर प्रश्न ये आ रहा है कि यदि परमाणु 14 राजू जा रहा है एक समय में, तो 7 राजू कितने समय में जाएगा? सीधा प्रश्न ये है। यदि आप कहते हो कि एक समय में जाएगा, तो फिर अगले 7 राजू कितने समय में जाएगा? एक समय में जाएगा, तो ये तो 2 समय लग गए ना, और हम कह रहे हैं कि एक समय में गया है 14 राजू। अब लगाओ ना कि ये 7 राजू जो मध्य लोक तक आया है, उसमें उसको
कुछ कम टाइम लगा होगा या एक ही समय लगा होगा? गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर होगा, 120 होगा, उसकी तरफ से तो टाइम तो उतना ही लगेगा, एक समय लगेगा। एक नहीं 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 नहीं, आप सब ठीक है, आप मेरा ही तर्क दे रहे हैं, मैं अगला तर्क दे रहा हूं। देखो आचार्यों ने इसके ऊपर उहापोह की है और आचार्य कहते किसी अपेक्षा ज्ञान में इसके विभाग किए जा सकते हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं कि समय का भी विभाजन किया जा सकता है, कोई विरोध नहीं है। अगर 14 राजू एक समय में गया है तो फिर 7 राजू वो आधे समय में जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? जाना ही चाहिए, क्योंकि एक एक प्रदेश को लांघता हुआ गया है। ऐसा तो नहीं गया ना डायरेक्टली जंप करके गया है, किसी प्रदेश को पार किया नहीं है, डायरेक्टली 14 राजू ही आ गया, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पर लांघते गया है, तो इस न्याय से काल का विभाजन संभव है, मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? असंभव कुछ भी नहीं है। ये क्या है? स्याद्वाद शैली है। तो फिर आप क्या माने? आप यही मानो कि काल का अविभाज्य अंश समय है। बट अगर एक परमाणु जा रहा है, इसका मतलब वो मध्य लोक में आया तो वो उससे कम काल में ही आया होना चाहिए, ये आप स्वीकार करो। किसी अपेक्षा ये भी बात सत्यार्थ है। लेकिन जैसे भाई साहब ने अभी कहा, क्या कोई 10 मिनट में जाए 1 किलोमीटर या कोई 1 मिनट में जाए 1 किलोमीटर, हमको क्या लेना देना? हमारा माप जो है वो नक्की है, तो ठीक है ना। तो ये निश्चय की तरफ से अपन कह रहे हैं। लेकिन हम अगर काल को डिवाइड करना चाहे तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखो उसपे से हमने स्पीड निकाला, देखो 1 मिनट में जाए या 10 मिनट में जाए, हमने उसमें से क्या निकाला? स्पीड निकाला। किसका निकाला? जो गमन कर गया उसका स्पीड निकाला। हमने काल को नहीं चेंज किया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी परमाणु का स्पीड निकालते हुए वो स्पीड में पर सेकंड आता है कि नहीं? वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है ना? क्या है? वेग की कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, बराबर है ना? तो अब 14 राजू गया है, उसको समय से भाग दीजिए ना, तो हो रहे ना विभाजन। आप पकड़ रहे क्या? शास्त्रीय दृष्टि से ये बात सत्य है, अर्थात कोई विरोध नहीं है। हालांकि सबसे छोटा माप एक परमाणु दूसरे प्रदेश पर जो मंद गति से जाता है और उसमें जो काल लगता है उसी को एक समय कहते हैं, बस। हाँ, वो दूसरी परिभाषा नहीं बनाई। 14 राजू गमन करने को एक समय कहते हैं। फिर उस न्याय से तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती। चलिए, तो ये भी एक बिंदु चर्चा में लेना था। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार विशिष्ट अवगाह परिणाम के कारण एक परमाणु के परिणाम के बराबर अनंत परमाणु का स्कंद बनता है, तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है। क्या कह रहे हैं आप? पकड़ रहे हैं क्या? यहां पर कह रहे हैं एक परमाणु प्लस एक परमाणु क्या हो गया? स्कंद हो गया। और एक परमाणु और क्या हो गया? 3 प्रदेशों का स्कंद हो गया। और एक परमाणु 3-4 परमाणु का स्कंद। ऐसा करते करते अनंत परमाणु मिल गए, तो क्या हो गया? अनंत परमाणुओं का स्कंद हो गया। अब कह रहे ये सब क्या करे? एक दूसरे को अवगाना दे रहे। अवगाना क्या है? सभी एक प्रदेश में ही बैठे हैं। कितने? अनंत परमाणु एक प्रदेश में बैठे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? वो स्कंद बन गया। फिर भी अब प्रॉब्लम क्या है? वो स्कंद और एक परमाणु दोनों में फर्क है, कह रहे हैं।
तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों के को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है। परमाणु निरंश है कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? और स्कंद निरंश नहीं है, का अंतर क्या है? परमाणु निरंश है और स्कंद निरंश नहीं है, इसमें फर्क क्या है? निरंश का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? परमाणु अप्रदेशी है, ठीक है। अरे जैसे आकाश द्रव्य निरंश कब कहेंगे? वो प्रदेश की अपेक्षा आकाश निरंश है। काल वो समय की अपेक्षा निरंश है, जिसमें दूसरा ऐड होता ही नहीं है। उसी प्रकार परमाणु या पुद्गल को निरंश हम कब कहेंगे? जब वो इकाई होगी। इकाई दुकाई वाला नहीं चलेगा, दो दूड़ा काम बिगड़ा। यहां पर कह रहे इकाई चाहिए। जब भी इकाई होगी वो क्या है? वो निरंश है। अब इस न्याय से और लगाओ, आत्मा निरंश कब होगा? आत्मा निरंश जब अपने एक में समा जाएगा तो आत्मा भी निरंश कहलाया जाएगा। सिद्धावस्था निरंश कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निरंश स्वभाव को प्राप्त हुआ, इस अपेक्षा निरंश कह रहा हो, ठीक है। हाँ, वो प्रदेशों को व्याप्त कर रहा है ऐसा नहीं, अपने एक में बैठ गया ना, निरंश हो गया, ठीक है। हाँ जी देखो, परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता। स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कालाणु के से व्याप्त एक आकाश प्रदेश के उल्लंघन के माप के बराबर एक समय में परमाणु विशिष्ट गति परिणाम के कारण लोक में एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, तब उस परमाणु द्वारा उल्लंघित होने वाले असंख्य कालाणु समय के असंख्य अंशों को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि समय निरंश है। अभी अपन ने जो चर्चा की है उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी चर्चा है, लेकिन ये बात ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप समझ में आ रहा है क्या? मान लो 1 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर में जितने प्रदेश है, मान लो 1000 प्रदेश है, तो कह रहे 1000 प्रदेशों पर एक एक कालाणु बैठा है कि नहीं बैठा है? बिल्कुल बैठा है। तो यहां पर कह रहे हैं 1000 कालाणु का उल्लंघन करके वो 1 किलोमीटर गया है, तो उल्लंघन के माप के बराबर एक समय के परमाणु विशिष्ट गति परिणाम के कारण लोक में एक ओर से दूसरे छोर तक जाता है, तब उस परमाणु द्वारा उल्लंघित होने वाले असंख्य कालाणु समय के असंख्य अंशों को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि समय निरंश है। तो आप कहोगे अपन ने जो तर्क दिया किसी अपेक्षा से है, तो यहां तो उन्होंने नहीं कह दिया है, बट ये बात है कि वही उसका अंश ज्ञान में अपन कर सकते हैं, विरोध नहीं है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए तत्व प्रतिपिका का अनुसरण करते हैं। कविवर वृंदावन दास जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेज नंबर 214 पर आ जाइए। अवगाहना परिणाम और गति परिणाम, हाँ, क्या होता है उसमें? हाँ, अवगाहना परिणाम मतलब क्या? जगह देना। और गति परिणाम मतलब वहां पर गमन करना। गति गतो धातु से आया है, गतो मतलब जो गमन करता है, तो गति परिणाम वहां पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने को गति कहेंगे। और अवगाहना मतलब क्या? एक प्रदेश पर जगह देने को अवगाहना कहते हैं। बस इतनी सी बात है, दोनों अलग अलग है, ठीक है।
ओके। चलो अपन स्वामी जी के अंश को पढ़ते हैं थोड़ा सा। पेज 214 पर आ जाइए। हाँ देखो, तीसरा पैराग्राफ है। एक समय की पर्याय तो दूसरे समय में नष्ट हो जाती है, इसलिए वह तो अनित्य है, परंतु उस अनित्य को कारण रूप, शक्ति रूप नित्य पदार्थ होना चाहिए। क्या कहा? वो अनित्य पने के लिए भी कोई तो नित्य स्थायी पदार्थ होना चाहिए। अनित्यपना सर्वथा अनित्य मानेंगे तो क्या तकलीफ आएगी? कौन बताएगा? बहुत अच्छा तर्क दिया है। सर्वथा अनित्य मानेंगे तो तकलीफ क्या आएगी? द्रव्य का नाश होने के बाद में फिर से अगली बार अनित्य पने की चर्चा हो सकेगी क्या? नहीं हो सकेगी। अगली बार हो रही है, इसका मतलब पहले भी था, अभी भी है, इसका मतलब आगे भी रहेगा। तो ये था, है और रहेगा, ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? ये नित्यता की तरफ संकेत कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, 100% कर रहा है। ठीक है, तो अनित्यता की भी चर्चा कब होगी? जब कोई नित्य है तभी तो अनित्यता की चर्चा होगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, हाँ कहा गया है, एक समय की पर्याय तो दूसरे समय में नष्ट हो जाती है, इसलिए वह तो अनित्य है, परंतु उस अनित्य को कारण रूप शक्ति नित्य पदार्थ का होना चाहिए। अर्थात कोई तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो कायम रहती है, तभी तो उसका अनित्यपनापन कह सकेंगे। और वह काल पदार्थ है, जिसके आधार से प्रति समय अवस्था दिखती है, तथा अवस्था जितने क्षेत्र में आ जाती हो उतने क्षेत्र में संपूर्ण द्रव्य होना चाहिए। द्रव्य उससे पृथक अथवा कम ज्यादा क्षेत्र में नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? तथा अवस्था जितने क्षेत्र में आ जाती हो उतने क्षेत्र में संपूर्ण द्रव्य होना चाहिए। द्रव्य उससे पृथक अथवा कम ज्यादा नहीं होता है। अर्थात जहां पर परिणाम दिखाई दे रहा है, जितने प्रदेशों में परिणाम दिखाई दे रहा है, द्रव्य भी उतना ही प्रदेशी होता है, ना कम न ज्यादा। अर्थात जितने गुण है वो संपूर्णता उस द्रव्य में व्याप्त होते हैं। ठीक है, आगे इस प्रकार काल द्रव्य उत्पन्न नहीं होता न विनष्ट होता है, परंतु उसकी अवस्था प्रति समय उत्पन्न और विनष्ट होती है, तथा जहां पर्याय है वहां उतने में काल द्रव्य स्थित है। मतलब क्या? जहां पर कोई भी पर्याय दिखाई दे रही है उतने में आपको काल द्रव्य दिखाई देना चाहिए। यह समय निरंश है, अर्थात समय के भाग नहीं पड़ सकता। यदि ऐसा नहीं हो तो आकाश के एक प्रदेश का निरंशपना सिद्ध नहीं हो सकता। एक परमाणु शीघ्र गति से गमन करे, शीघ्र तो एक समय में लोक के अंत तक पहुंच जाता है, तथापि समय के अंश नहीं पड़ते। लोक के अंत तक जाने में एक समय लगता है, तो बीच में पहुंचे तब एक समय से कम समय लगता होगा, ऐसा नहीं है। वह तो परमाणु तो की शीघ्र गति को बतलाता है, परंतु समय का भाग नहीं बताता। अपन ने अभी जो चर्चा की उसका पूरा विरुद्ध बात आ रही है, ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये चर्चा अपनी जिनवानी में ही है, इसका भी आप बराबर ज्ञान रखना। ठीक है, यहाँ मूल प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? यहाँ ये सिद्ध करना चाह रहे कि समय अविभाज्य अंश है, निरंश है, इतना ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार देखो, अगर हम समय को निरंश नहीं मानेंगे ना, तो फिर हमारा बेस ही नहीं रहेगा। जब बेस नहीं है
तो आगे बात ही फिर प्रदेश भी छोटा हो जाएगा। प्रदेश छोटा हो जाएगा तो परमाणु को भी छोटा होना पड़ेगा, मतलब चेंज होना पड़ेगा। तो माप नहीं बैठेगा, और माप नहीं बैठेगा तो अनवस्था दोष आ जाएगा, मतलब कुछ भी सब इनडिसिसिव होगा। इसलिए हमको एक इकाई मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस प्रकार एक परमाणु में विशिष्ट प्रकार की अवगाह शक्ति होती है, उसी प्रकार परमाणु में विशिष्ट प्रकार की गति परिणाम की शक्ति भी होती है। अवगाह शक्ति और गति शक्ति। अवगाह शक्ति मतलब जगह देना, गति शक्ति मतलब गमन की सामर्थ्य होना, ठीक है। परमाणु क्या क्या करता है? परमाणु अवगाह भी दे सकता है और परमाणु गति भी कर सकता है, ठीक है। शीघ्र गति से जाते हुए उस श्रेणी में रहे हुए असंख्य कालाणुओं को एक ही समय में अतिक्रमण करता है, और मंद गति से दूसरे प्रदेश तक जाने में भी एक ही समय लगता है। समय के भाग या अंश नहीं पड़ते। यहाँ शीघ्र गति सिद्ध नहीं करना है, परंतु उसे बताना है असंख्य को शीघ्र गति से उल्लंघने पर भी, और एक को मंद गति से उल्लंघने पर भी समय के दो भाग नहीं होते, क्योंकि समय निरंश है। एक परमाणु गति करता है तब उसमें धर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है, और गति पूर्वक स्थिति करने में अधर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है, ठीक है। एक परमाणु के मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में उसके परिणमन में एक कालाणु निमित्त कहलाता है। समझ में आया? गति हेतुत्व दिखाया, स्थिति हेतुत्व दिखाया, और परिणमन हेतुत्व मतलब वहां पर समय हेतु मतलब परिणमन हेतुत्व दिखाया। तथा अनंत परमाणुओं का स्थूल स्कंद हो तब उसके अवगाहना में एक से अधिक आकाश प्रदेश निमित्त कहलाते हैं, और जब वही स्कंद सूक्ष्म परिणमन करके एक प्रदेश में रहता है तब उसको एक प्रदेश ही निमित्त कहलाता है। तथा ज्ञान में अनंत ज्ञेय ज्ञात होते हैं। अभी क्या कह रहे? ज्ञान में अनंत ज्ञेय ज्ञात हो रहे, समय हो रहा है, 1 मिनट लेते हैं। ज्ञान में अनंत ज्ञेय ज्ञात होते हैं तब उसमें अनंत निमित्त कहलाते हैं, और एक ज्ञात होता है तब उसमें एक निमित्त कहलाता है। इसकी चर्चा अपन थोड़ी बहुत कल करेंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो